भारत ने अपनी सिफारतकारी कर रहा है। पाकिस्तान का वफ्द बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में अमेरिका पहुंच चुका है। हमारे साथ प्रोफेसर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाशिंगटन माहिर बिन अल-अक़वामी उमूर हसन अब्बास साहब मौजूद। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया हमें शो ज्वाइन करने के लिए आप वहाँ मौजूद हैं, मामलात पर नज़र रखते हैं। जब पिछली दफ़ा आपसे बात हुई आपने बहुत सारे हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे थे। नाउ भारत ने डिप्लोमेसी की, खुद भारत में तनकीद हो रही है कि वो इतनी इफ़ेक्टिव अभी तक नहीं साबित हुई है। ट्रंप चुप खामोश नहीं हो रहे हैं, मोदी पर तनकीद हो रही है। पाकिस्तान का वफ्द वहाँ पहुँचता है, क्या हालात व वाक़यात हैं, क्या आप एक नैरेटिव बनता देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नैरेटिव तो तकरीबन बन चुका है इस मौजू के ऊपर, और वो क्योंकि इंडिया ने शुरू में कुछ हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की, जिसकी वजह से एक इम्प्रेशन अच्छा नहीं उनका बन सका। जैसे हम अक्सर कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, बाज़ दफ़ा बाज़ मौज़ूआत के ऊपर। तो इंडिया इस वक्त आप कह लें कि डिफेंसिव प्ले कर रहा है, दे आर ऑन द रिसीविंग एंड। एक तो ये बात है। पाकिस्तान का जो डेलीगेशन पहुंच रहा है, बड़े काबिल लोगों को उन्होंने मुंतखब किया है, सारे बड़े रैशनल हैं, प्रोग्रेसिव हैं, बात करने में बहुत खूब हैं। लेकिन मैं एक दो बातें इस पर ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आगे नैरेटिव बिल्ड करने के लिए इस ग्रुप की क्रेडिबिलिटी, इसके लिंकेजेस, इनके प्रोफाइल अहम है। और ये तमाम लोग, मैं नाम लिए बगैर, ये तमाम चाहे पीपल्स पार्टी के हैं, मुस्लिम लीग के हैं, ये तमाम हर एक शख्स मशहूर है। फॉर्मर सफ़ीर भी इसमें शामिल हैं जिनकी बड़ी यहाँ रिस्पेक्ट है, शरी रहमान साहबा की। बात यह है कि आपसे सवाल, इंडियन डेलीगेशन आया तो उनको लीड कर रहे थे उनके ऑपोजिशन लीडर। पाकिस्तान से भी कोई ना कोई ऑपोजिशन लीडर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई ना कोई शख्सियत को इसका हिस्सा होना चाहिए था। बहुत से काबिल लोग हैं वहाँ पर भी। दूसरी बात, ये मैं इसलिए क्रिटिकल अब हवाले से कह रहा हूँ क्योंकि सवालात ऐसे होंगे मेरे ख्याल में। आपकी सबसे बड़ी काउंटर टेररिज्म का ऑपरेशन चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। क्या कोई खैबर पख्तूनख्वा से कोई पठान या पख्तून वहाँ पे शामिल है? बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, आप ये कहेंगे और सही कहेंगे कि हिंदुस्तान बलूचिस्तान में दखल अंदाजी करता है। क्या कोई बलोच आपके ग्रुप में है जो इस बारे में फर्स्ट हैंड बात कर सके? तो ये दो चीज़ें, अभी भी वक्त है, कुछ लोगों को शामिल कर लेना चाहिए, या शायद दूसरा ग्रुप आ जाए। ये मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता था, क्योंकि सवालात जो हैं उसमें आप कह सकते हैं फिर कि जनाब ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव उस इलाके से हैं। सवालात दो नौइयत के होंगे। एक चाइना पे होगा जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल सवाल है, क्योंकि अब तो आप पार्लियामेंटेरियंस को मिलेंगे, कांग्रेसमैन को मिलेंगे, थिंक टैंक के लोगों को मिलेंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लोगों को मिलेंगे। वहाँ पे जब काउंटर टेररिज्म की बात होगी और ख़ासकर ये पाकिस्तान की डिफेंस और सिक्योरिटी की बात होगी, तो अमेरिकन कांग्रेसमैन तो आपसे पहला सवाल ये करेगा कि आपका सब ताना बाना तो अब चाइना से मिल रहा है, इसका अच्छा जवाब पाकिस्तान के पास होना चाहिए। जो एक जवाब तो ये है कि जनाब हमने तो इसलिए वहाँ से वेपन लिए कि आपने हमें F-16 उड़ाने की भी इजाज़त नहीं दे रहे इंडिया के खिलाफ, या जो भी पाकिस्तान के और सिक्योरिटी के अहम सवालात होंगे। दूसरा सवाल ये चाइना के अलावा काउंटर टेररिज्म पर होगा, उस पर भी पूछा जाएगा। पाकिस्तान में ये सवाल नहीं उठाया जा रहा है इस वक्त कि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ये जो सारे ग्रुप्स थे जिनके खिलाफ बहुत सा काम हुआ, लेकिन इनकी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है और इनके जो लोग हैं उन पर क्या प्रोसिक्यूशन हुई है। ये नहीं कि कोई अमेरिका इसलिए सवाल करेगा कि कोई कोर्ट है और पाकिस्तान का जवाबदेही होगी, इस हवाले से नहीं। लेकिन जब आप अपना नैरेटिव पेश करते हैं तो आपको जहाँ जहाँ पोटेंशियल वीक पॉइंट है उस पर आपकी पोजीशन स्ट्रांग और फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये ग्रुप बड़ा काबिल है, मेरा ख्याल में ये पाकिस्तान को अच्छा रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इसमें रिप्रेजेंटेशन का इशू जो मैंने अर्ज़ किया वो मौजूद है। ये बड़ी अहम बात है। और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि ये बात वहाँ किस हद तक रजिस्टर हो रही है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या पाकिस्तान की अस्करी क़यादत मुसलसल अमन की बात कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी साहब की तकारीर देखें, वो कह रहे रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्या ये बात वहाँ रजिस्टर हो रही है कि एक तरफ से अमन की बात हो रही है, दूसरी तरफ से अभी भी बहुत अग्रेसिव बयानात दिए जा रहे हैं, या काम ये सारा का सारा वफ्द को ही करना होगा? नहीं, ये इस वक्त को करना होगा, क्योंकि जो ये आपने अच्छा सवाल किया, इससे मुझे मौका मिल गया। ये पब्लिक ओपिनियन अमेरिका में और ख़ासकर जितने वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वहाँ पे जो बनती है उसका सारा सिलसिला कार उनके पॉलिसी वर्ल्ड से होता है, जिसमें मीडिया भी है किसी हद तक, लेकिन वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जहाँ ये ताने बाने और रिलेशनशिप्स बनते हैं एकेडमिक तौर पर, पॉलिसी तौर पर, पाकिस्तान के कौन से लिखारी हैं जो अमेरिकन कॉन्फ्रेंसेस पे आते हैं, पाकिस्तान जब किसी को बुलाता है तो किन को बुलाता है, पिछले कुछ अरसे से ज़्यादातर ये सारा काम जो है ये आप कह लें सिक्योरिटी डोमेन में हुआ है। तो पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं,
वैसे उनको भी मुझे कहना चाहिए था कि इस ग्रुप में किसी रिटायर्ड जनरल को भी शामिल कर लें तो अच्छा हो, क्योंकि जब डिफेंस से रिलेटेड सवाल होगा टेक्निकल, तो आपके पास टेक्निकल लोग मौजूद होने चाहिए जो जवाब दे सकें। वरना तासुर ये बनता है कि पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, आगे ये सियासतदान है, इनके पास कोई पॉलिसी का डिसीजन तो है नहीं, हम इनसे कितनी एक बात करें। ये मुझे पता है थोड़ी सी सख्त बात है, लेकिन ये सख्त बात समझनी पाकिस्तान में ज़रूरी है। अब वो बात जिसका आपने सवाल किया था, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे पाकिस्तान ने बहुत अरसे से रिश्ते अपने ताल्लुक ख़त्म कर दिए हैं। एक ज़माना था, स्टीव कोहन थे मरहूम, मार्विन बाइनबॉम है अभी भी, एक्चुअली मार्विन बाइनबॉम साहब मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें ये तमाम डेलीगेशन होगा, मुझे भी वहाँ दावत है, मैं भी वहाँ स्पीकर होऊंगा। तो अगले 5 तारीख को हम सब इसमें इकट्ठे होंगे। लेकिन बात यह है कि और अगर मुझसे आज कहें कि पाकिस्तान के कौन से 5 बड़े स्कॉलर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। एक ज़माने में बड़े मशहूर स्कॉलर्स थे, हसन अस्करी रिजवी साहब बड़े काबिल आदमी हैं, सईद शफकत साहब, रसूल बख्श रईस साहब, मूनस अहमद साहब कराची से। अब मैंने देखा है ये आना जाना जो स्कॉलर्स का कम हो गया। वो लोग हैं जो ये स्पेस क्रिएट करते बाय टॉकिंग सेंस, बाय टॉकिंग फ्रॉम ये पॉलिसी के हवाले से, वो नहीं है। लिहाजा इस ग्रुप को बात करनी होगी। और बहुत आपने सही फरमाया, अमन की बात, मुझे ये कहना था कि पाकिस्तान का मिशन और स्टेटमेंट और नैरेटिव पीस पे होना चाहिए। इस वक्त तक ये नहीं है यहाँ पे अंदाज़ा कि पाकिस्तान ये कह रहा है। लिहाजा इस ग्रुप को अपना प्राइम जो फोकस है वो ना सिर्फ ये कि पीस, वो उनको चाहिए उनके पास बिल्कुल सफ़े पे लिखी हुई 4 बातें हों जो उनको वो कहें कि जनाब ये डी एस्केलेशन हम करेंगे, हम पीस इनिशिएटिव पे ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, हम पीस के लिए रिस्ट्रेंट हमने ऑलरेडी किया है। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ये है कि पाकिस्तान ने पहले दिन कहा था कि आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें। वो नाम लेकर आए पाकिस्तान को चाहिए 5 लोगों के, टॉप पुलिस ऑफिसर्स के, रिटायर्ड सिक्योरिटी जर्नलों के, जिनके भी जो इस बारे में अहमियत रखते हैं कि जनाब ये 5 लोग हैं। आज आप इंडिया भी 5 स्कॉलर लाए या 5 लॉ इन्फोर्समेंट के लोग लाए, हम ये कमीशन बनाते हैं। फिर आप कहें डी एस्केलेशन में आप क्या क्या करेंगे, न्यूक्लियर इशू पे क्या करेंगे, बाकी डी एस्केलेशन पे क्या करेंगे। ये प्रपोजल्स रेडी हों तो मीडिया यहाँ पर और थिंक टैंक्स दौड़ेंगे इस ग्रुप की तरफ। और ये काम इंडिया नहीं कर सका ऐसे। इंडिया ने ज़्यादा फोकस ये रखा कि सीटी पे था, 4 तस्वीरें दिखाई और 6 बातें की। उनकी डिपेंडेंस थी बहुत ज़्यादा, जो उनके 1-2 अच्छे स्पीकर्स हैं, मेरा ख्याल है वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सके। लेकिन इंडिया के ओवरऑल नैरेटिव और इंडिया के नैरेटिव की स्ट्रेंथ बहुत है। अमेरिका की जो पॉलिसी वर्ल्ड है, ये आखिरी बात इस ज़मन में मैं ये कहूँगा कि जो सदर ट्रंप बार बार कह रहे हैं वो अभी अमेरिका की पॉलिसी में इम्प्लीमेंट या इंटरनलाइज नहीं हुआ। अमेरिका के जो अहम इदारे हैं वहाँ पे इंडिया के साथ रवाबित बहुत अच्छे हैं। और अभी आपने शंग्रीला डायलॉग में भी देखा, अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस ने भी कहा कि वो मुसलसल राब्ते में है और डिफेंस के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया के साथ हो रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि ये एक लॉन्ग नैरेटिव है, इसमें न सिर्फ के पीस की बात होनी चाहिए और पाकिस्तान को बड़ा फोकस्ड होना चाहिए। हर महाज पे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, हर महाज पे एक नई बात, एक टिट फॉर टैट करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान अपना नैरेटिव क्या लेकर आ रहा है, व्हाट इज़ यूनिक अबाउट पाकिस्तान जो अमेरिका के लिए और वेस्ट के लिए अहम है। इस बारे में अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो और बात भी करें। वैसे मुझे ये भी बताइएगा कि अब ज़रा ट्रंप जो हैं वो जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की साथ कर रहे हैं, और इंडिया को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि एक साथ बात की जाए। मगर ये बात जैसे आपने भी कहा कि जो इंडिया है उसकी बहुत ज़्यादा रूट्स हैं वहाँ पर, और वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा मजबूत है, वहाँ लॉबी उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो, और ज़ाहिर इंडिया एक बड़ा स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी है अमेरिका का, ये एक शॉर्ट विंडो है जो ट्रंप बार बार बात दोनों की साथ कर रहे हैं, दोनों से ट्रेड की बात कर रहे हैं, टैरिफ्स के लिए इसको एक जो मुआहदा हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उसको ट्रॉफी के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। ये एक शॉर्ट विंडो है या ये एक्सपैंड हो सकती है और पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा सकता है? बहुत खूब, बिल्कुल मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये शॉर्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है और इसके मुहर्रिकात बहुत से हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए लकी साबित हुए। पाकिस्तान सितारे जो हैं वो पाकिस्तान के हक में हैं इस वक्त, मुझे ये दिखाई देता है। पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी लकी, मिलिटरीली भी उसमें काबिलियत भी थी, ज़ाहिर बात है, जहानत भी थी, पिछले प्रोग्राम में ये बात हुई थी। लेकिन ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में पाकिस्तान को ये सोचना होगा। मैं एक आइडिया मिसाल के तौर पर भी आपको पेश करता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है। इकोनॉमी, पिछले दौर में ये बात हुई थी, पाकिस्तान एक इकोनॉमिक पॉलिसी लाए, लेकिन पाकिस्तान की कोई ग्रोथ, कोई इकोनॉमिक प्रोडक्ट, उसमें बाकी भी ग्लोबल बड़ी दुनिया में ताकतें हैं जो कंपेटिटिव हैं।
पाकिस्तान की यूनिक एक तो स्ट्रेटेजिक कल्चर है या एक लोकेशन है, वो लोकेशन को कब तक आप पेश करते रहेंगे कि हमारी लोकेशन अहम है, बाकी सेंट्रल एशिया भी बहुत अहम है, इंडिया भी बहुत अहम है। मेरा ख्याल में पाकिस्तान को अपनी जो उसकी यूनिक ब्रिज बिल्डिंग की कैपेसिटी है बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट, वो पेश करनी चाहिए। मैं लोगों को मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान को तो टूरिज्म में के हवाले से स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करते हैं एक लम्हे के लिए, क्योंकि करतारपुर वाज द बिग इनिशिएटिव। वो करतारपुर पे जो पाकिस्तान ने काम किया, जो रिलीजियस टूरिज्म है, वो बड़ी अहम है। दुनिया में आप कहीं भी जाएं, आप किसी किताब की दुकान पे चले जाएं, आपको जलालुद्दीन रूमी पे किताब मिलेगी। सबसे बड़े फकीर, सबसे बड़े सूफी थे। पाकिस्तान की ट्रेडिशन में आप समझते हैं कि बुल्ले शाह या लाल शहबाज कलंदर या बरी इमाम या अब्दुल्ला शाह गाजी कम थे? ये मुकाबले की बात नहीं है रूमी के साथ, तो रूमी बहुत बड़े थे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो यूनिकनेस है, उसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो उसकी लॉन्ग सिविलाइजेशन है जो बुद्धिज्म के साथ भी लिंक्ड है, हिंदुइज्म के साथ भी, और फिर इस्लाम तो उसमें एक नया निखार लेकर आया उस सिविलाइजेशन में। ये है पाकिस्तान की यूनिक स्ट्रेंथ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पाकिस्तान कोई ऐसी बात करे कि अगला बैठ के 2 मिनट के लिए सोचे कि ये कौन सी ट्रेडिशन की है, तो हमने कभी बात सुनी नहीं। ये लार्जर लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को अपना नैरेटिव लाना होगा, जिससे दुनिया इंटरेस्ट भी लेगी, और उस पर फिर बाकी चीज़, सिर्फ सिक्योरिटी पे जो है पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट सर्व नहीं होंगे। मतलब यानी ये भी बड़ा ज़्यादा बेहतर होगा कि पाकिस्तान प्रेजेंट करे फिर अपना ये केस कि जी हमने तो करतारपुर भी खोला हुआ है, वहाँ से भारत नहीं आने दे रहा है, हम तो रिलीजियस अगर टूरिज्म है उसमें अगर वहाँ से हिंदू भी आना चाहते हैं उनके लिए भी हमने खोला हुआ है, ये भारत ने हमारे लिए अगर कुछ बंद किया या वहाँ से लोगों को नहीं आने दे रहा है, पाकिस्तान अपना सॉफ्ट इमेज ही प्रेजेंट करे। एग्जैक्टली। अभी बड़ी अच्छी न्यूज़ स्टोरी कल आई, पाकिस्तानी बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं कराची से, ज़ियाउर रहमान, उनकी न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी आई है हिंदू फेस्टिवल के बारे में कि पाकिस्तान में एक हिंदू फेस्टिवल हो रहा है, मुझे भूल रहा है किस जगह पे, वहाँ पे लोग सैकड़ों मील दूर से चल के वहाँ जा रहे हैं और वो सब बड़ी खुशी से जा रहे हैं। ये अपनी डाइवर्सिटी और इसकी स्ट्रेंथ को जाहिर करना, क्योंकि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के बाद से और अफगान जिहाद जो 80s का था, पाकिस्तान का एक टोटल इमेज, मैं माजरत के साथ उसको एक सिक्योरिटी और नेगेटिविटी और टेररिज्म के हवाले से, उस पूरे नैरेटिव को तब्दील करने के लिए पाकिस्तान में कोई नई चीज़ क्रिएट नहीं करनी, वो चीज़ मौजूद है, उसको सामने पेश करना है। जो मुझे याद है, अभी भी आबदा परवीन तशरीफ लाई थी कुछ अर्से पहले न्यूयॉर्क में, मलिया लोधी साहिबा तब सफ़ीर थी, वो न्यूयॉर्क के मेन हाईवे रैमगन की मेन स्ट्रीट पे, वो न्यूयॉर्क का पूरा इलाका बंद था उनकी उस कवाली और उस खूबसूरत म्यूजिक से। ये पाकिस्तान की जो सॉफ्ट इमेज है, कल्चरल, म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, ये सफ़ीर है पाकिस्तान के। और उसमें पाकिस्तान को अगेन ये नहीं है कि कोई 10 साल लगेंगे, ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आपको अपनी एक ओवरऑल नैरेटिव को, मैं सिक्योरिटी, मैं तो खुद सिक्योरिटी का प्रोफेसर हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट के खिलाफ की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक पिलर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की स्ट्रेंथ और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की कामयाबी। ये जो बुनियाद खड़ी है, इसके जो बाकी 3 पिलर्स हैं, अगर स्ट्रेंथन होना है तो वो 3 पिलर्स हैं, एक आर्ट एंड कल्चर है, एक एजुकेशन है, एक सिविलाइजेशन है, मिस्टिकल सिविलाइजेशन है, डाइवर्सिटी की सिविलाइजेशन है। हाँ, वहाँ पे आप लोगों को कहें कि यहाँ पे ये लश्कर मौजूद था फर्ज करें, और लश्कर ने या फलां जैश ने बड़ा गलत काम किया, यहाँ पे बाकी भी जाके देखें कि यहाँ पे सूफिया की दरगाहों में या बाकी जो प्रोग्रेसिव सोच है इस्लाम की, अभी भी अमेरिका में जिसने पॉलिटिकल इस्लाम पे कोई क्लास पढ़नी होती है, उसको पहली टेक्स्ट बुक आप हैरान होकर पढ़ाई जाती है फजलुर रहमान साहब की। एक पाकिस्तान के स्कॉलर थे, 60-70 की दिहाई में आए थे, वो टेक्स्ट बुक है। पाकिस्तान के स्कॉलर्स के कामों को प्रमोट किया जाना चाहिए। ये पाकिस्तान की जो बाज़ दफ़ा लॉबिंग फर्म्स को पैसे दे देते हैं, अब ये बात कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, मेरे ख्याल है 5 लॉबिंग फर्म्स काम कर रही हैं पाकिस्तान के लिए इस वक्त, वो तो ये पब्लिक नॉलेज होती है तो हम सबको पता है। वो जो लॉबिंग के पैसे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में, कायदे आज़म चेयर, ये हामिद मीर साहब से बात हुई थी एक प्रोग्राम में मेरे लिए सबसे ज़िंदगी के ऑनर की बात आप पूछें तो वो ये थी कि मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कायदे आज़म चेयर था पाकिस्तान का। वो चेयर जिस दिन से मैं आया 2011, आज 14 साल हो गए वो चेयर खाली है, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट लड़ रही है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, पोजीशन बहाल नहीं हो रही। इंडिया की उसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 9 चेयर्स हैं। अब आप इससे सोच लें कि एकेडमिक स्कॉलरशिप में, रिलेशनशिप में, सॉफ्ट पावर में पाकिस्तान के हर साल स्कॉलर्स आते, वो वापस जाते, उनके ताल्लुकात होते, वो वापस जाके भी पढ़ाते।
ये शोबा है जो मैं समझता हूँ, इसको लिंक करते हुए आपके पहले सवाल से, कि जो डेलीगेशन आ रहा है, इनको चाहिए कि ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी जाएं। मैं भी इनको मिलूंगा तो कहूंगा कि एक दिन आप न्यूयॉर्क में हैं, यूएन के सेक्रेटरी जनरल को मिल रहे हैं, खूब कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाएं, उनके प्रेसिडेंट को कहें कि जनाब खुदारा ये क्यों चेयर बंद है, आप बताएं आपको हमने कितने पैसे देने हैं और ये क्या इशू है, और वो पाकिस्तान की चेयर बहाल करा के आए। ये आपकी भी, जियो की भी, आप लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी अगर आप इसको पुश करें। वैसे ये बड़ी अहम बात है। और ज़ाहिर बिलावल भुट्टो जरदारी साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, हिना रब्बानी खर हैं, साबिक सुफरा इसमें मौजूद हैं, फॉरेन सेक्रेटरी मौजूद हैं, और आप जिक्र कर रहे हैं जो बलूचिस्तान में हिंगलाज में माता यात्रा हो रही है उसका भी आपने जिक्र किया कि ये सारा पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज रखा जाए। नाउ G7 समिट में मोदी साहब को नहीं बुलाया गया है कनाडा में, और गुज़िश्ता 5 बरस से मुसलसल वो जा रहे थे। भारत में इस हवाले से तनकीद हो रही है। अब ज़रा कनाडा के साथ उनके सिफारती तनाज़ात खड़े हुए, कहीं ना कहीं जो एक एरोगेंस भारत की तरफ से दिखाई गई और इतना ओवर स्ट्रेच किया गया अपने पावर को कि कनाडा में भी लोगों को टारगेट करना, अमेरिका में भी, वो नुकसान पहुंचा रहा है, सख्त नुकसान पहुंचा रहा है। ये इंडिया के ऊपर टेररिज्म का चार्ज है, और ये कोई मेरा चॉइस ऑफ वर्ड मेरी नहीं है, ये कनाडा की हुकूमत ने कहा है, उन्होंने केस किया है। जो वो सिखों के बारे में जो टारगेटेड किलिंग हुई, अमेरिका में भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अमेरिका में भी इस बारे में सख्त व्यू है, जो बाज़ सिक्योरिटी के स्पेसिफिक इदारे हैं उनके अंदर। तो इंडिया ज़ाहिर G7 का मेंबर तो नहीं था, वहाँ के G7 के मेंबर्स तो डिफरेंट हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और EU भी आता है। इंडिया को एज ए गेस्ट बुलाया जाता था उसमें, लेकिन ये बड़ी अहम बात थी कि जहाँ G7 है, 7 ममालिक हैं, वो गेस्ट के तौर पर इंडिया को बुला रहे हैं। 6 साल से हर इंटरनेशनल G7 की मीटिंग में इंडिया जाता था, और इस दफ़ा नहीं बुलाया गया। वो कनाडा ने जो पुराना चार्ज था जिसपे इनके डिप्लोमेटिक रवाबत भी ख़राब हो गए, ये उस तनाज़र में है। लेकिन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया को अपनी पॉलिसी को देखना होगा कि जो एक एक्सट्रीम नेशनलिस्ट पॉलिसी, इंडिया बड़े अरसे ये कहता रहा। पिछले अरसे में जब भी हम दोस्त अहबाब मिलते हैं या इंडिया से लोग आते जाते हैं कि पाकिस्तान जनाब हमारे लिए अहमियत नहीं रखता, पाकिस्तान हमारे लिए ऐसे ही जैसे पाकिस्तान मौजूद ही ना हो। इंडिया को पता चल रहा है नहीं, पाकिस्तान मौजूद है, अपने पूरे ज़ोर शोर और आबोताब के साथ है, और इंडिया को पाकिस्तान के साथ एडजस्टमेंट करनी होगी, कॉम्प्रोमाइज़ और पीस करना होगा, ताकि ये दोनों मुल्क, इनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो बड़ी कॉमन है। ये मैं इस पॉजिटिव नोट पे भी एंड करना चाहता हूँ। ये मुल्कों की जिस वक्त ये एनर्जीज मिल गई, तो इस पूरे खित्ते के लिए ये एक ऐसा रेवोल्यूशन लाएंगी जो इसको डेवलपमेंट के, प्रोग्रेस के एतबार से बाकी दुनिया के मुकाबले में ला खड़ा करेगा। तो इंडिया को इस सवाल, इंडिया बड़ा है, इंडिया को बड़ी सोच रखनी चाहिए और ऐसा भी सोचना चाहिए।